हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु के बारे में। ऐसा नहीं कि धातु के बारे में नहीं पढ़े हम लोग। धातु और धातु के बारे में हम लोग कुछ अंतर पढ़ लिए हैं और इसके बाद हम लोग कुछ बंध के बारे में भी पढ़ लिए थे। बंध किस प्रकार के होते हैं, वैदिशीय बंध, सहसयोजी बंध, रूप से बंध, ये सब सारे बातें हम लोग कर लिए हैं। आज हम लोग धातु की प्राप्ति कैसे होती है, किस प्रकार से धातुएं प्राप्त की जाती हैं। ऐसा नहीं कि आप जमीन की जो खोद के कुछ निकालेंगे तो आपको शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए किन किन प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है, कितनी भौतिक विधियाँ, कितनी रासायनिक विधियाँ करनी पड़ती हैं, आज सारी डिटेल आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं कि जो धातुएं होती है वो दो रूप में प्राप्त होती हैं। सबसे पहली बात होती है कि एक धातु जो स्वतंत्र अवस्था में होती है और एक संयुक्त अवस्था में होती है। अब स्वतंत्र अवस्था का मतलब ये होता है कि कुछ धातुएं ऐसी हैं जो पृथ्वी से निकालेंगे, जैसे निकालेंगे वो किसी से क्रिया नहीं करते हैं, जैसा निकालेंगे अंदर जैसे रहेंगे वैसे बाहर रहेंगे। जैसे कहा जाता है कि जो सोना होता है, सोना जैसे मान लेता हूँ सोना, ये हमेशा मुक्त अवस्था में रहता है, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करता है। जैसे कहने मतलब अभी आप लोहे का टुकड़ा निकालेंगे तो वो संयुक्त अवस्था में निकलेगा, या Fe2O3 हीमेटाइट। एल्युमिनियम निकालेंगे तो एल्युमिनियम शुद्ध रूप एल्युमिनियम नहीं अंदर निकलेगा, उसके साथ साथ कुछ खराब चीज़ें, पदार्थ, जंग, धूल मिट्टी सब कुछ लगे। धूल मिट्टी तो खैर सोना में भी लगा रहेगा, लेकिन सोना एक ऐसा धातु है जो कभी किसी से क्रिया नहीं करता है। तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है सोना। और जो वस्तुएं और जो धातुएं हैं वो अगर किसी और के साथ, ऑक्साइड के साथ, क्लोराइड के साथ, ब्रोमाइड के साथ इत्यादि तत्वों के साथ मिले होते हैं, जब बाहर निकालते हैं खोद कर मिले होते हैं तो वो संयुक्त अवस्था में कहे जाते हैं। यानी जो मिक्स मिले रहते हैं वो मुझे बोलते हैं संयुक्त अवस्था में, और जो सिर्फ शुद्ध पदार्थ निकल जाते हैं उसको बोलते हैं मुक्त अवस्था। यानी मुक्त अवस्था में एक सोना ही मुक्त अवस्था में पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में बहुत सारे पदार्थ रहते हैं। जबकि हो गया लोहे का आप संयुक्त अवस्था में ही पाएंगे। तो ये दो प्रकार की बातें हैं कि जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जो किसी से क्रिया नहीं करते वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और जो हर प्रकार परमाणु से क्रिया करते हुए हमेशा संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये जो पृथ्वी हम लोग की बनी, ये 98% ओसी अल्फे वाले जो है, ये मैं लिखा हूँ आपके सामने, ऑक्सीजन, सेलेनियम, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें जो लिखे हैं, इसमें जो ये पृथ्वी का मैं लिखा हूँ, मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ ताकि समय कम लगे, कि पृथ्वी का लगभग 98% भाग उपरोक्त तत्वों से बना है। यानी जो पृथ्वी मेरी बनी है वो इससे 98% इसी परमाणु से बनी है। भार के अनुसार लिखा गया है कि ऑक्सीजन जो 49.2% के प्रतिशत भार अनुसार लिखा गया है, और तथा शेष 2% भाग में अन्य सभी तत्व हैं। 118 तत्व हैं, उनमें जो ये 8-9 तत्व दिख रहे हैं, इनसे 98% पृथ्वी पर है। ये पृथ्वी जो बनी है 98% ये पृथ्वी इन परमाणु से मिलकर बनी है, और शेष 2% जो है उसमें तत्व आते हैं। तो इसके बाद आते हैं हम लोग खनिज पे, अयस्क पे, धातु पे। तो अगर आपको कोई लोहा, मान लीजिए कि अगर कोई लोहा, आपको शुद्ध लोहा प्राप्त करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप जमीन खोदेंगे, जमीन से आपको नहीं शुद्ध धातु, शुद्ध लोहा पड़ जाएगा। आप जमीन से, यानी जमीन के तल पर या जमीन से यौगिक जिस रूप में प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं खनिज। खनिज कहने होगा कि पृथ्वी में धातु तथा उसके यौगिक जिस रूप में मिलते हैं उसको हम बोलते हैं खनिज। अब पृथ्वी के तल पर थोड़ा सा गड्ढा 10 फीट 5 फीट खोद के जो निकालेंगे, जो पदार्थ आपको मिलता है वही में रहता है खनिज। खनिज जो होते हैं वो उसके साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, धूल सब के सब मिल रहते हैं। यानी जिस रूप में आप निकालते हैं पृथ्वी से खोद कर, आप जिस रूप में पदार्थ को निकालते हुए आपको होता है खनिज। अभी आप यहाँ गड्ढा खोद, इतना बड़ा इतना मोटा लोहा मिल गया आपको, उसके साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बहुत सारे और पदार्थ उनके साथ मिलेंगे, वही मेरा क्या रहेगा खनिज। अब आप उस खनिज को, तो खनिज की परिभाषा समझ में आ गई कि पृथ्वी के तल पर है, पृथ्वी कुछ सतह पर नीचे खोद कर निकाली गई वस्तु जिस रूप में मिलती है वही मेरी होती है खनिज। अब बात आती है खनिज के बाद अयस्क की। तो अयस्क को भी मैं लिखा हूँ कि सरलता पूर्वक कम खर्च में अलग किया जाता है। तो अब जो आप खनिज निकाले थे उस खनिज में मिट्टी रहेगी, कंकड़ रहेंगे, जंग लगे रहेंगे, उसको आप क्या करेंगे, अच्छी तरीके से धो करके जो है कि जो अशुद्धियाँ रहेंगी, जो खराब पदार्थ उसको बाहर कर देंगे। तो जो फ्रेश चीज़ बची है, फ्रेश, वो मेरी है क्या, अयस्क। यानी जो अयस्क होता है और जो खनिज होता है, यही अंतर होता है कि जो खनिज होते हैं उनके साथ तो जैसे पृथ्वी में से निकालेंगे वो उसी रूप में मिले होते हैं, वो मेरे होते हैं खनिज। और जो अयस्क होते हैं वे हमेशा, अयस्क जो होते हैं वे हमेशा
शुद्ध रूप में करीब करीब पाए जाते हैं। करीब करीब पाए जाने का मतलब आप खनिज को निकाल देंगे। खनिज को निकालने के बाद उसमें जो अंकड़ पत्थर और सब मिट्टी धूल कर उसको आप साफ करके बाहर कर देंगे तो वो हो जाएंगे अशुद्धियाँ और मेरा क्या हो जाएगा अयस्क। अब आप इस अयस्क का हम लोग करते हैं सांद्रण। सांद्रण करने के लिए धातु कर्म करना पड़े। धातु कर्म की प्रक्रिया वो होती है कि वह जो भौतिक विधियों रासायनिक विधियों द्वारा किसी पदार्थ को शुद्ध अवस्था में पाने की प्रक्रिया ही धातु कर्म कहलाती है। धातु कर्म जो होती है किसी पदार्थ को शुद्ध अवस्था में पाने की भौतिक प्रक्रमों रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध अवस्था में प्राप्त होने की क्रिया क्या कहलाती है धातु कर्म। धातु कर्म जो होता है वो तीन प्रकार से होते हैं। धातु कर्म यानी जो आपको ये अयस्क मिला है अब उस अयस्क का आप लोग करेंगे सांद्रण। सांद्रण हम लोग 3 विधि से करते हैं। फिर करेंगे धातु का निष्कर्ष। धातु का निष्कर्ष से भी 3 विधि से करते हैं। फिर धातु कर देते हैं शोधन। तो हमें कोई शुद्ध पदार्थ या वस्तु मिल जाती है तो आपको सबसे पहले मिलता है खनिज, उसको आप धो के फ्रेश करते हैं तो मेरा हो गया अयस्क। अब इस अयस्क को आप लोग क्या करेंगे, फिर मान लीजिए इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा है, इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा है, उसके ऊपर मिट्टी कंकड़ सारी सब चीज़ें मिले थे, ठीक है, सारी की सारी सब चीज़ मिले थे। तो पृथ्वी से जैसे निकाले तो जिस अवस्था मिला वो मेरा क्या था खनिज। अब उसको हम धो धा के जो मिट्टी उट्टी जो उस पर लगी थी मिट्टी कंकड़ पत्थर उसको अलग कर दिए। बाकी अब ऊपर से दिख रहा है कि सफ़ेद है, अच्छा है, खासा है, ठीक ठाक है, उसको हम बोलेंगे अयस्क। अब उस अयस्क को आप लोग क्या करेंगे तोड़ के मिट्टी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि आप धो दिए तो वो मेरा शुद्ध पदार्थ हो गया। कहने का मतलब वो शुद्ध पदार्थ कैसे बना कि मान लीजिए कि एक लोहे का एक टुकड़ा था, ये लोहे का एक टुकड़ा था, इस लोहे के टुकड़े मिट्टी के अंदर था, यहाँ पे लोहे का टुकड़ा मिट्टी के अंदर और यहाँ पे लोहे का, ये मिल करके आपस में एक बड़ा सा जो है टुकड़ा बना लिए। तो बताइए इसके अंदर मिट्टी रही होगी, ये अब जंग फंक आकर के मिल गए, यहाँ पे मिल गए और ये जब निकाले आप सब मिल के ऊपर से मिट्टी कंकड़ पत्थर लग गए तो ये पृथ्वी के अंदर दबा जब खुदाई किए तो हमें ये मिला। तो ये जब ये मिला तो ये मेरा क्या था खनिज। अब ऊपर से जो ये मिट्टी कंकड़ पत्थर जो लगे थे इसको हमने धो करके साफ कर दिया तो मेरा हो गया वो अयस्क। अब क्या ये अयस्क, अब जो ये अयस्क मिला, ये अयस्क क्या ये शुद्ध हो गया? नहीं, इसके अंदर बहुत सारे जो है कि अवगुण हैं, खराब वर्ज्य पदार्थ हैं, खराब पदार्थ हैं। तो इसको क्या करेंगे, जो ये अयस्क मिला है इस अयस्क को हम लोग क्या करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, उसके बाद मतलब कि दलित में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद उसमें कुछ अंदर जो है कुछ हमको खराब जो पदार्थ मिलता है उसको हम लोग क्या करें 3 विधि से उसका सांद्रण करते हैं, यानी धोते हैं। जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे तो या तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से हो सकता है, वो जो कण छोटे छोटे टुकड़े तोड़े हैं हो सकता है वो कुछ उसमें हल्के हों कुछ भारी हो। जब हल्के और भारी रहेंगे, जो हल्का रहेगा और जो भारी रहेगा तो क्या करेंगे आप, हल्के और भारी को हम चाहेंगे तो पानी में गुरुत्वीय पृथक्करण विधि मतलब पानी में चाहेंगे तो पानी में डाल देंगे। अब पानी में डालेंगे तो हल्के वाले जो पदार्थ हैं वो ऊपर आ जाएंगे और जो भारी पदार्थ वो नीचे बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो नीचे बढ़ जाएंगे। अब जो नीचे बढ़ जाएंगे वो भारी पदार्थ हो जाएंगे और जो ऊपर है वो हल्के पदार्थ हैं। इस प्रकार से हम लोग हल्के और भारी का सांद्रण कर लेंगे। और अगर वो सल्फाइड ऐसा कण है जो हम लोग तोड़े थे वो सल्फाइड ऐसा कण है तो हम लोग झाग प्लोन विधि से उसका निष्कर्ष करते हैं। और अगर वो चुंबकीय और नान चुंबकीय है तो उसको हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि से करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसके बाद धातु का सांद्रण करने के बाद धातु का हम लोग निष्कर्ष करते हैं 3 विधि से, निस्तापन से, भर्जन से और प्रगलन से। 3 विधि से इसका निस्तापन किया जाता है। इसके बाद निस्तापन करने के बाद हम लोग पढ़ते हैं धातु का शोधन। इसके बाद भट्टियों में डाल करके धातु का शोधन किया जाता है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, झाग विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि। और ये 3 चीज़ें और ये 3 चीज़ें ही मुझे पढ़ना है। तो चलिए सुनिए, देखिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और झाग विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो नोट नहीं किए थे आप लोग, पीछे करके रिवर्स करके नोट कर लीजिएगा इसको, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ठीक है।
गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, झाग फलन विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और झाग प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग अयस्क का सांद्रण कर रहे हैं। तो चुंबकीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में हम जो है हल्के तथा भारी कणों का सांद्रण करते, बस इसमें ये झाग उपलन विधि में ध्यान सुनिएगा कि झाग उपलन विधि में हमेशा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं, सल्फाइड का सांद्रण करते हैं। इस विधि में यह विधि कैसे प्रयोग में लाई जाती है, किस प्रकार से सल्फाइड का निष्कर्षण और सल्फाइड का संग्रह किस प्रकार से करते हैं, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि सल्फाइड में झाग फलन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और ये तीनों चीज़ हम अगली क्लास में पढ़ें। ठीक, नोट कीजिए।